आजकल एक नई कहावत बड़े चर्चा में है, या यूँ कह लीजिए ट्रेंड में है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। लेकिन ये कहावत कितना सही और कितना गलत है, कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ज्योति मौर्य जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें पत्नी को सरकारी नौकरी मिलते ही उस मजदूर और बेरोजगार पति से रिश्ता तोड़ ले रही है, जो कभी अपनी पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी की पाई पाई पैसा बिना कुछ सोचे समझे उस पर खर्च कर दिया था। वही दूसरी तरफ समाज में आज भी उन महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो शादी के बाद भी पति का साथ पाकर, सहयोग पाकर सफलता की बुलंदियों को छू लेती है, और बड़े से बड़े पद पाने के बाद भी अपने पति को, अपने घर को, अपने परिवार को कभी नहीं भूलती है और हमेशा उनका साथ निभाती है, और बड़े गर्व से अपनी सफलता के पीछे अपने परिवार का, अपने पति का हाथ है ऐसा बताती है, जिससे समाज को प्रेरणा भी मिलती है। खैर, आज की सच्ची कहानी हाल फिलहाल 9 जुलाई 2024 की है, जहां एक परिवार की शादीशुदा महिला को शादी के कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार में लेखापाल के पद पर उसकी नौकरी हो जाती है, और वो महिला नौकरी मिलने के महज 15 दिन बाद ही अपने पति को छोड़ देती है, उसे रिश्ता नाता तोड़ लेती है। लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से उस महिला की सच्चाई और कहानी जब लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई यह जानकर हैरान हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शादीशुदा महिला ऐसा कैसे कर सकती है, और साथ ही साथ कोई ये भी नहीं समझ पा रहा था आखिरकार गलत कौन है और गलती किसकी है। तो आइए इस वीडियो में, इस कहानी में, इस घटना को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना कुमार विजेता कहानी खबर तक में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ में एक विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम की घोषणा की जा सके। दरअसल आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है झांसी, और झांसी शहर का एक इलाका है बड़ा गांव गेट बाहर, और इसी के पास एक बाबा का आटा नाम की जगह है। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा होता है, जो कि पेशे से कारपेंटर है, मतलब बढ़ई का काम करता है। नीरज विश्वकर्मा जब एक दिन अपने काम से लौट रहा था, तब पास के ही कॉलोनी सत्यम कॉलोनी की रहने वाली ऋचा सोनी नाम लड़की से अचानक एक दिन मुलाकात हो जाती है। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। लड़का इससे पहले कुछ समझ पाता कि लड़की क्यों देखकर मुस्कुरा रही है, लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। अब जो यह लड़का होता है, उस लड़की को फिर से देखने के लिए उसके मोहल्ले में आने जाने लगता है, उसका चक्कर लगाने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं, और इसी बीच उस लड़की से कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है, और अब धीरे धीरे बातचीत भी शुरू हो जाती है, और बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। प्यार होने के बाद दोनों फैसला करते हैं क्यों ना हम लोग अब शादी कर ले। लेकिन जब इस बात की पता लड़की वाले के परिवार को चलता है, तो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज और होशियार थी। वहीं लड़का एक मजदूर था, कारपेंटर बढ़ई का काम करता था, जो मजदूरी करके 500 से 600 रुपये प्रतिदिन माज कमाता था। लड़के का बैकग्राउंड जानकर लड़की के परिवार वाले लड़की को बहुत समझाते हैं, लेकिन लड़की अपने परिवार की बात को इग्नोर कर देती है। फिर जो प्यार 2018 में शुरू हुआ था, धीरे धीरे वक्त के साथ 2022 तक करीब 4 साल चलने के बाद 6 फरवरी 2022 को दोनों एक दूसरे से पास के ही मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब जो परिवार और रिश्ते नाते के लोग इस शादी से नाराज थे, वे लोग शादी में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग शादी के पक्ष में थे, वे सब शादी में शिरकत करते हैं, और लड़का लड़की को यह कहते हुए आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों का जोड़ी सदा सलामत रहे। लड़का लड़की भी 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाते हैं कि अब चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद दोनों की प्रेम कहानी मोहल्ले और आसपास की कॉलोनियों में चर्चा का विषय बन जाते हैं कि दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली। फिर कुछ दिन बीतने के बाद
लड़की अपने पति नीरज विश्वकर्मा से कहती है कि मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखूं। जैसे ही यह लड़का बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरे पास है उतना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आराम से जो तुम्हारा मन करता है वो पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पढ़ाई के बीच में कभी आड़े नहीं आऊँगा। क्योंकि लड़की पढ़ने में होनहार और बहुत तेज थी। खैर पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लड़की अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ाई शुरू कर देती है और उसका पति मजदूरी करके जो भी कमाता था उसके पढ़ाई पर खर्च कर देता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और साल 2023 आ जाता है। जब साल 2023 आता है तो अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है कि उत्तर प्रदेश में लेखापाल की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। अब जो ऋचा थी, मजदूर नीरज विश्वकर्मा की पत्नी, वो आवेदन कर देती है और पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई शुरू कर देती है। और एक दिन वह खुशी का भी दिन आ जाता है जिसका वर्षों से इंतजार था। यह तारीख थी 2 जनवरी 2024। आखिरकार लेखापाल की वैकेंसी के एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। ऋचा सोनी को पता चलता है कि अब वह एक सम्मान सी लड़की से लेखापाल बन चुकी है। उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। उसके पति नीरज विश्वकर्मा के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आस पड़ोस मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई जाती है। हर कोई इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि ऋचा सोनी के मन में कुछ पल रहा है, कुछ छुपा हुआ है जो शायद अब जल्दी से बाहर आने वाला है। 18 जनवरी 2024 का वो दिन आता है। ऋचा सोनी अपने पति से कहती है, मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ और तुम मेरा इंतज़ार मत करना और अपने काम पर चले जाना। लेकिन जब नीरज विश्वकर्मा अपने काम से लौट कर आता है तो अपनी पत्नी ऋचा सोनी का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन जब शाम तक उसकी पत्नी लौट कर नहीं आती है तो वह थोड़ा परेशान होने लगता है। फिर वह आस पड़ोस के जान पहचान वाले सभी लोग से अपने पत्नी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। तब वह परेशान होकर सीधा सत्यम कॉलोनी पहुंचता है। सत्यम कॉलोनी जहाँ ऋचा के माँ बाप, उसके परिवार रहते हैं। मतलब कि वह लड़का अपने ससुराल पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि क्या ऋचा सोनी यहाँ पर आई है। सबके सब घर वाले कह देते हैं कि ऋचा सोनी तो यहाँ पर नहीं है, आखिर बात क्या है। वह कहता है कि ऋचा तो घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई है। मुझे थोड़ी परेशानी और चिंता हो रही है, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। फिर सब लोग मिलकर ऋचा सोनी को खोजने के लिए हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन जब ऋचा सोनी का कहीं कोई पता नहीं लग पाता है तो हार कर विश्वकर्मा शर्मा थाने पहुंच जाता है और थानेदार साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहता है कि साहब, मेरी बीवी जिसका नाम ऋचा सोनी है वो अचानक से गायब हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाशने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। आप मेरी बीवी को ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए। थानेदार उसकी बातों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देता है और नीरज विश्वकर्मा से उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर और फोटो, जो भी जानकारी थी, पुलिस ने ले ली। और पुलिस की जो फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा करने के बाद पुलिस ऋचा सोनी का पता लगाने में जल्द से जल्द जुट जाती है और चंद ही घंटों के अंदर थानेदार ने उसकी पत्नी को उसके सामने थाने में लाकर बैठा दिया और कहा, यह तुम्हारी पत्नी है ना। नीरज विश्वकर्मा कहता है, साहब, आपका मैं जिंदगी भर आभारी रहूँगा जो आपने मेरी पत्नी को ढूंढ लिया। लेकिन जब दोनों पति पत्नी के बीच आमना सामना होता है, बातचीत होती है, तब ऐसी बातें सामने निकल कर आती है कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से जो भी लोग सुनते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सब लोग हैरान परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था इसमें गलती किसकी है और गलत कौन है। दरअसल नीरज विश्वकर्मा की पत्नी ऋचा सोनी आरोप लगाती है कि साहब, यह जो मेरे पति है वह मजदूर है और कारपेंटर का काम करते हैं, 400-500 रुपये दिन का कमाता है और मैं लेखापाल बन चुकी हूँ। हम दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, इसलिए मैंने इनसे अलग रहने का फैसला किया है। जो भी शादी हुई थी हमारे बीच में, वो शादी नहीं बल्कि एक समझौता था।
यह सब बातें सुनकर नीरज शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी के पढ़ाई के लिए अपने कमाई का एक एक पाई उसके पढ़ाई पर खर्च किया था, वह नौकरी लगने के महज 15 दिन बाद ऐसा कदम उठाएगी, उसका साथ छोड़ देगी, उससे रिश्ता तोड़ लेगी। नीरज रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, जो भी हुआ है, अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को मैं तैयार हूँ। तुम जो कहोगी, तुम्हारी जो शर्त होगी, मैं सब मानने को तैयार हूँ। लेकिन एक बार घर आ जाओ और जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। लेकिन उसकी पत्नी किसी भी शर्त पर उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। हार कर नीरज शर्मा फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है और फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी अफसर होते हैं वे दोनों के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई और फिर उसकी पत्नी उसके साथ नहीं लौटती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब नीरज विश्वकर्मा को पता लगता है कि अभी जो डीएम ऑफिस में नए लेखापाल की बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो वह सोचता है जिस तारीख को उसकी पत्नी को नियुक्ति पत्र मिलेगी उस तारीख को वह ऑफिस पर जाकर उससे मिलेगा और फिर एक बार उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा, कहीं कोई बात बन जाए। फिर 9 जुलाई 2024 को जिस दिन नियुक्ति पत्र मिलनी थी उस दिन नीरज विश्वकर्मा सीधा डीएम साहब के ऑफिस के गेट के पास छुप कर बैठ जाता है, यह देखने के लिए कब उसकी बीवी आएगी और अपना नियुक्ति पत्र लेगी, तभी वह उससे जाकर बातचीत करेगा। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसकी पत्नी उसे दिखाई नहीं देती है, न आते हुए न जाते हुए। तब नीरज डीएम साहब के ऑफिस में पहुंचकर अपनी पत्नी ऋचा सोनी के बारे में पूछताछ करता है, तो पता चलता है उसकी पत्नी आई थी लेकिन वह तो कब का नियुक्ति पत्र लेकर पिछले गेट से वापस चली गई है। उसकी पत्नी तो उसके नज़र से बच जाती है लेकिन मीडिया के नज़र से नहीं बच पाती है। और जब इन दोनों की कहानी सोशल मीडिया रिपोर्ट पर प्रकाशित होती है तो सारे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल मामला पुलिस थाने और फैमिली कोर्ट में चल रहा है। अब आगे क्या होता है वक्त ही बताएगा। आखिरकार इसमें गलती किसकी थी और गलत कौन था। आज का जो परिवेश है, समाज है, जो लोग की सोच है और विचार है, उन सब का या केवल उस लड़के की जिसने ऐसा फैसला किया था और ऐसी कदम उठाई थी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना है। और साथ ही साथ कहना भी है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसी नीयत और ऐसी चाहत नहीं रखनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।